हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग बिहार लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि डिफरेंट लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आ चुका है। अभी तक हमने टोटल 163 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये हमारा टोटल 4500 एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज़ है जो कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से कर रहे हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको लाइब्रेरी साइंस में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक अलग ही लेवल फील करोगे लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस में जो सिलेबस है दोस्तों वो स्टैटिक है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो आप नहीं भूलोगे। दूसरा चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यूथ पब्लिकेशन का जो ये बुक है इससे बेहतरीन बुक एमसीक्यू के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इस बुक में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इस बुक का बस एक डिमेरिट ये है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उस 100 क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है और 70 क्वेश्चन का आंसर सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं एरर फ्री दूँ, तो इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं उसमें 95 क्वेश्चन आपको 100% सही करवा दूँगा। अगर 4-5 क्वेश्चन मेरे से बाय मिस्टेक गलत हो जाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ठीक कर दूँगा। क्योंकि देखो, बुक में अपना अगर रॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको ढूंढना बहुत ही टिपिकल वाला काम हो जाता है। और क्योंकि हर बुक में जैसे डेट वगैरह में क्या होता है, हर बुक में डेट वगैरह फ्लक्चुएट करता है, तो हम इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसको रेफरेंस लेके पढ़ा रहे हैं ताकि आपका गलत होने का चांसेस बहुत कम हो। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी इससे बेहतरीन कोई भी बुक नहीं है एमसीक्यू के लिए, चाहे आप किसी भी टीचर का ले लो, क्योंकि वो सारे टीचर अपने मन से क्वेश्चन सेट किए हैं। और टीचर के मन का क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्ज़ाम में तो आएगा जो कि प्रीवियस ईयर में आता है ना, जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय राजस्थान लाइब्रेरियन वगैरह में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो, हमने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको नेशनल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी ये वाला पूरा का पूरा ये टॉपिक का टोटल 160 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आज मैं आपको रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सारा टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो कमिटी एंड कमीशन है ये कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा सिलेबस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो तो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सीरीज़ 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 30 दिन में ये सीरीज़ को कंप्लीट करना है तो मेरे साथ कर लीजिए, ताकि आप 30 दिन के अंदर ये सीरीज़ को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। आपका 4500 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप रेडी रहोगे। बाकी अगर आपको हमारा क्लास नोट्स चाहिए, ये देखो हमारा ये क्लास नोट्स है जो कि आपका हैंड रिटन फॉर्म में, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हो। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नोट्स का मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। देखो, मैंने इसमें फिगर वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये नोट्स इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश वाले मीडियम स्टूडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत यही था ना कि आपका जो कंटेंट था वो इंग्लिश में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे आपको ये हैंड रिटन नोट्स केवल और केवल हिंदी में मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से निकलवा के हाईलाइट करते हुए पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो 9430851094 पे। आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा 169 रुपीज़ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो देखो, आज मैंने आपका रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्लास भी लिया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस का आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीफिकेशन ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको सबसे पहले ये बताना है कि इसमें से फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा मुझे कि फोर्थ लॉ क्या है। तो आप सारे लोग जानते हो दोस्तों, जो आपका फोर्थ लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है आपको सेव द टाइम ऑफ रीडर। क्या कहता है? सेव द टाइम ऑफ रीडर। दोस्तों, जो आपका फोर्थ लॉ है वो कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी जो भी रीडर आ रहा है उसका क्या कीजिए, समय बचाइए। फोर्थ लॉ के अनुसार ये चीज़ होता है कि जैसे मान के चलो ये आपका कौन है, ये आपका चिंटू है। ठीक है, ये कौन है? आपका चिंटू है। और ये कहाँ गया? ये लाइब्रेरी में गया पढ़ने के लिए। जैसे मान के चलो इसको रामायण बुक चाहिए, इसको रामायण बुक पढ़ना है, तो ये चिंटू क्या बोलता है लाइब्रेरियन से, ये लाइब्रेरियन है, ये चिंटू इस लाइब्रेरियन को बोलता है सर मेरे को रामायण बुक दो। लेकिन ये लाइब्रेरियन इंटरेस्ट नहीं लेता है, सुनता नहीं है, ये बोलता है कि अभी नहीं है। तो क्या होगा, उसी क्षण इस चिंटू का जो पढ़ने का मन था रामायण, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस लाइब्रेरी को क्या हुआ, लॉस हुआ। एक यूज़र का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसी वजह से लाइब्रेरी का ये
प्रथम कर्तव्य है कि वो अगर उसके पास कोई भी यूज़र आ रहा है तो उससे वो जो चीज़ मांग रहा है उसको क्या करे, वो अवेलेबल करवाए। ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब अगर आपको जल्दी जल्दी सामान देना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ मेथड अपनाने होंगे। उस मेथड को अपना के आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी में सुपर फास्ट वे में काम कर सकते हो और जो लाइब्रेरी में पाठक आ रहे हैं यानी रीडर आ रहे हैं उनका टाइम बचा सकते हो। तो जो आप उसमें यूज़ करते हो जैसे कि आपका सर्कुलेशन इशू मेथड, उसमें रहना चाहिए। आपका ये 4th लॉ के अंदर आता है सर्कुलेशन इशू मेथड, ठीक है। आपका रेफरेंस सर्विसेज, ठीक है, आपका रेफरेंस सर्विसेज भी किसके अंदर आता है, आपका 4th लॉ के अंदर आता है। जो आपका स्टैक रूम गाइड होता है ये भी आपका 4th लॉ के अंदर आता है। जो आपका क्लासिफाइड अरेंजमेंट होता है ये भी किसके अंदर आता है, ये भी आपका 4th लॉ के अंदर आता है। जो आपका लाइब्रेरी के अंदर जो हम लोग ऑटोमेशन कर देते हैं तो इससे भी तो हमारा जो यूज़र है उसका टाइम बचेगा, तो लाइब्रेरी का ऑटोमेशन हो गया। जो आपका दोस्तों इशू मेथड होता है ये भी हमारा क्या करता है, लाइब्रेरी का टाइम बचाता है, यानी रीडर्स का क्या करता है, टाइम बचाता है, ठीक है। फिर आपका कैटलॉगिंग हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा जो इसमें अगर ऑप्शन चेक करें तो हमारा क्लासिफाइड अरेंजमेंट जो है ये हमारा 4th लॉ का टाइप है। स्टैक रूम गाइड भी हमारा 4th रूम का टाइप है। इशू मेथड भी जो है ये हमारा 4th रूम का टाइप है। लेकिन जो आपका ग्रामीण पुस्तकालय सर्विस है यानी रूरल लाइब्रेरी सर्विस, आप खुद बताओ ये तो एक सर्विस है, इससे आप किसी यूज़र का टाइम कैसे बचाओगे, है ना। तो ये आपका 4th लॉ नहीं है। अगर आपसे कभी भी एक चीज़ ज़िंदगी में याद कर लो, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका ये लॉ है यानी ये जो आपका लाइब्रेरी साइंस का जो लॉ है ये किसने दिया था, तो आप तुरंत बोलना डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने दिया था। किसने दिया था, तो डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने दिया था। कब दिया था, तो ये 1928 में मीनाक्षी कॉलेज में इन्होंने ये चीज़ दिया था। और मीनाक्षी कॉलेज कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका अन्नामलई नगर में है। और उसके बाद 1931 में ये बुक का रूप हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर ये चीज़ हमको समझ में आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। देखिए आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसको पहली बार पब्लिश कब किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको पहली बार अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे कि इसको पहली बार कब पब्लिश किया गया था, तो इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1931 में, ठीक है। और 1931 में जब इसको पब्लिश किया गया था तो इसको पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पब्लिशर था उसका नाम क्या था, माला। और माला का फुल फॉर्म क्या होता है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या था आपका, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो याद रखेंगे कि जो आपका फर्स्ट एडिशन है इस बुक का 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, वो कब आया था आपका 1931 में। और अगर आपसे कभी भी पूछे कि सेकंड एडिशन कब आया इस बुक का, तो आप बोल देना 1957 में। और 1957 में जो बुक आया था वो खास था। वो खास क्यों था कि इस बुक में हम लोग स्पाइरल मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को हमने क्या किया था, यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, स्पाइरल मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को हमने यूज़ किया था, ठीक है। और अभी के टाइम में जो आपका लाइब्रेरी साइंस का बुक है यानी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसको जो जिसके पास ये कॉपीराइट है कि इस बुक को क्या कर सके, पब्लिश कर सके, वो किसके पास है, तो SRELS के पास है। और SRELS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो SRELS जो है ये आपका क्या है, पब्लिशिंग एजेंसी है जो इस बुक को क्या करती है, पब्लिश करने का काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रोथ इंडेलेसली। आपको बताना है कि कौन सा लाइब्रेरी का नियम है जो ये बताता है कि जो आपका लाइब्रेरी है वो ग्रो करते रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लाइब्रेरी का 5th लॉ है यही बोलता है कि जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। लाइब्रेरी के अंदर जो ग्रोथ होता है वो 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक तो होता है आपका चाइल्ड ग्रोथ, एक कैसा ग्रोथ होता है, एक होता है आपका चाइल्ड ग्रोथ, और एक होता है दोस्तों आपका एडल्ट ग्रोथ। क्या होता है, एडल्ट ग्रोथ। लाइब्रेरी के अंदर 2 टाइप का ग्रोथ होता है, एक होता है आपका चाइल्ड ग्रोथ और एक होता है आपका एडल्ट ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड ग्रोथ होता है ये ऐसा ग्रोथ होता है जो आप अपने आँखों से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन जो आपका एडल्ट ग्रोथ होता है इसको आप आँखों से देख नहीं सकते हो। जैसे
आप लाइब्रेरी के अंदर आपका फर्नीचर आ रहा है, पहले एक कुर्सी था अब 10 कुर्सी आ गया, आप इसको देख सकते हो। जैसे पहले 10 स्टाफ था अब 100 स्टाफ आ गया लाइब्रेरी में, तो ये भी आप देख सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर पहले एसी नहीं लगा हुआ था, अब एसी लग गया, तो आप देख सकते हो। लेकिन एडल्ट ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो पहले आप ईजेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे और अभी आप कोहा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। पहले जो लाइब्रेरी का स्टाफ था वो ट्रेनिंग नहीं किया हुआ था, अब वो ट्रेंड है, उसने ट्रेनिंग कर लिया है, ठीक है। तो ये आप फील कर सकते हो, इसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या है, एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। और ये कौन सा लॉ बताता है, तो ये आपका 5th लॉ बताता है। कौन सा लॉ बताता है दोस्तों, ये आपका 5th लॉ बताता है, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एनुकेटेड बाई SR रंगनाथन हैव बीन renowned by OCLC research group as develop the physical and research group as develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material, ठीक है। कह रहा है रंगनाथन का वो कौन सा सिद्धांत है, रंगनाथन का कौन सा ये सिद्धांत है जो इस बात पे फोकस करता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी आपका फिज़िकल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो या आपका डिजिटल फॉर्म में हो, ये बात कौन सा लॉ बताता है दोस्तों। ये रंगनाथन सर का जो फर्स्ट लॉ है, क्या है, बुक आर फॉर यूज़, यही वो बताता है कि जो आपका लाइब्रेरी है उसके अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो होना चाहिए। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने ये बात किया था कि जो आपका फर्स्ट लॉ है उसके अंदर आपका फर्नीचर हो गया, एयर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब प्रॉपर होना चाहिए, साथ साथ लोकेशन भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 5th का। कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन विच फॉर्म फॉलोइंग इज द 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको बताना है इसमें कौन सा 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है दोस्तों। देखो कह रहा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, तो आपको पता है ये कौन सा लॉ है, 4th लॉ है। बुक आर फॉर यूज़, ये आपको पता है ये कौन सा है, आपका फर्स्ट है, ठीक है। कह रहा है लाइब्रेरी इज़ ए हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो ये तो कोई लॉ नहीं है। फिर कह रहा है लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आपको पता है 5th है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर। फिर कह रहा है खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। खुली प्रवेश प्रणाली यानी ओपन सिस्टम, बताइए ओपन सिस्टम प्रणाली जो है वो किसके द्वारा प्रथम बार शुरुआत हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्रिटिश म्यूजियम जो है इसके द्वारा खुली प्रवेश प्रणाली का शुरुआत पहली बार किया गया था। और दोस्तों ये जो आपका है ये ब्रिटिश म्यूजियम, ये कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये आपका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। और लंदन में कहाँ पे, तो ब्लूम्सबरी इलाके में ये संग्रहालय क्या है, स्थित है। तो इस बात को याद रखना। ये ब्रिटिश म्यूजियम जो है दोस्तों ये आपका एक पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये एक सार्वजनिक संस्था है। क्या है आपका, ये एक सार्वजनिक संस्था है। बात करें ब्रिटिश म्यूजियम के बारे में तो इसके अंदर आपका मानव इतिहास काल और संस्कृति को ये समर्पित है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 8 मिलियन कार्यों का अस्थाई संग्रह यानी 8 मिलियंस इसके पास क्या है, कलेक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मानव संस्कृति की कहानी का शुरुआत से लेकर वर्तमान तक की कहानी को दर्शाता है। यानी जो आपका ह्यूमन है उसका शुरुआत कैसे हुआ था, स्टार्टिंग कैसे हुआ था और अभी करंट में मानव कहाँ तक पहुँच चुका है, इसका इतिहास यहाँ पे दिया गया है। यह विश्व का यानी जो आपका ब्रिटिश म्यूजियम है ये वर्ल्ड का फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी है। तो इस बात को भी याद रखना, जो आपका ब्रिटिश म्यूजियम है ये वर्ल्ड का प्रथम वर्ल्ड पब्लिक लाइब्रेरी है, यानी प्रथम सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय है। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ब्रिटिश म्यूजियम का स्थापना कब हुआ था तो आप बोल देना 1753 में हुआ था। और ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है, यूके में। यूके में कहाँ पे, तो लंदन में। और लंदन में भी कहाँ पे, तो ब्लूम्सबरी इलाके में। कहाँ पे, ब्लूम्सबरी इलाके में ये आपका सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये आपका ब्रिटिश म्यूजियम हो गया। ब्रिटिश म्यूजियम के पास टोटल 8 मिलियन कलेक्शन है। कितना, 8 मिलियन कलेक्शन है। और यहाँ पे मानव सभ्यता का शुरुआत से लेके अंत तक का इतिहास यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। फिर बात करते हैं द 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज एज फॉलो। तो आपको पता है जो आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर है ये आपका 4th लॉ है। बुक आर फॉर यूज ये आपका 1st लॉ है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ये क्या है, आपका 5th लॉ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है तो ये मैं तो आपको गलत बता दिया, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 5th।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ना कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्फेसाइज द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। कह रहा है कि कौन सा लॉ है जो आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को क्या करता है, समर्पित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका सेकंड लॉ है वो आपके लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को बताता है, क्योंकि दोस्तों जो आपका सेकंड लॉ है वही बताता है कि जो आपका लाइब्रेरी है वो किसका दायित्व है, सरकार का दायित्व है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या आपका जो लाइब्रेरियन है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, या आपका यूजर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का जब बात आएगा तो ये आपका सेकेंड लॉ जाएगा। ठीक है, और सेकंड लॉ आपका क्या है, आपको मैंने बताया था कि जो आपका दोस्तों सेकंड लॉ है वो है आपका क्या, एवरी बुक इट्स सॉरी बुक, जो आपका सेकंड लॉ है वो क्या है, एवरी रीडर हिज हर बुक, और फर्स्ट लॉ क्या है, बुक आर फॉर यूज। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। कह रहे विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र को संतुष्ट करता है। विस्तार सेवा का अगर आपसे पूछा जाए तो इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, विस्तार सेवा का मतलब होता है एक्सटेंशन सर्विस। क्या होता है, एक्सटेंशन सर्विस। और अगर हम आपसे एक्सटेंशन सर्विस के बारे में बात करें तो दोस्तों जो आपका एक्सटेंशन सर्विस है ये आपका सेकेंड लॉ के अंदर आता है। एक्सटेंशन सर्विस किसके अंदर आता है, सेकेंड लॉ के अंदर। मैं आपको एक चार्ट ही बता देता हूँ कि आपका सेकेंड लॉ के अंदर क्या क्या आता है, लिख दूँ। जैसे देखो, ओहो ओके, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि सेकंड लॉ के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो सेकंड लॉ के अंदर जो आपका लाइब्रेरी का मैनेजमेंट है, ठीक है, सेकंड लॉ के अंदर आपसे पूछेगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट किसके अंदर आता है, तो आप बोलोगे सेकंड लॉ के अंदर। जैसे अभी पूछा ना आपसे एक्सटेंशन सर्विस कैसे आता है, एक्सटेंशन सर्विस किसके अंदर आएगा, तो एक्सटेंशन सर्विस भी आपका सेकंड लॉ के अंदर आएगा। ठीक है, एक्सटेंशन सर्विस। और क्या क्या आएगा, जो आपका लाइब्रेरी का सेस है ये भी किसके अंदर आएगा दोस्तों, तो ये भी आपका सेकंड लॉ के अंदर ही आएगा। जो आपका स्टाफ सिलेक्शन आता है वो भी आपका सेकंड लॉ के अंदर ही आएगा, स्टाफ सिलेक्शन। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन ऑफ बुक होता है ये भी किसके अंदर आएगा, तो ये भी आपका सेकंड लॉ के अंदर आएगा, सिलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, जो आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन होता है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये किसके अंदर आएगा, ये भी आपका सेकंड लॉ के अंदर आएगा। जो आप सर्विसेज देते हो, अगर मैं सर्विसेज का बात करूं, चाहे आप अंधे लोगों को पढ़ा रहे हो, चाहे आप स्लम एरिया में पढ़ा रहे हो, या बुक के सर्विस को लेके जा रहे हो, तो वो भी आपका सेकंड लॉ के अंदर ही आएगा। या आठवां बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जहाँ पे बात किया जाए, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, चाहे आपके यूजर का हो, पाठक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट किया गया है और ये भी आपका सेकंड लॉ के अंदर आता है। जैसे पाठक का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर आप लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए गए हो तो उस बुक को फाड़ोगे नहीं, बुक को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बुक को टाइमली रिटर्न कर दोगे, बुक को छिपाओगे नहीं। जैसे मान लो आपने रैक ए से कोई बुक लिया है, जैसे रैक ए में आपका महाभारत का किताब है, तब आप ऐसा नहीं करोगे कि आपको सेकंड दिन भी वो पढ़ना है, तो अब आप उस बुक को ले जाके रैक सी में रख दोगे और उस बुक में वहाँ पे कोई और किताब है किसी और रिलीजन का है, जैसे मान लो क्रिश्चियन का कोई बुक है, तो आप उसमें मर्ज नहीं करोगे, क्योंकि जो भी इधर महाभारत ढूंढने आएगा तो वो तो आपके इधर हिंदू वाले रिलीजियस सेक्शन में जाएंगे, वो क्रिश्चियन के सेक्शन में जाएंगे नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में। हाँ, कह रहे हैं लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है, यानी लाइब्रेरी के डेवलपमेंट से संबंधित है। देखिए, जब भी डेवलपमेंट का बात आएगा, जब भी किसका बात आएगा, डेवलपमेंट का आएगा, यानी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट का, तो ये आपका फिफ्थ लॉ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको फिफ्थ लॉ यही तो पढ़ाया है, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। और ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का मतलब यही है कि जो आपका लाइब्रेरी है, जो आपका पुस्तकालय है, वो क्या है, विकासशील है। तो लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका फिफ्थ लॉ है। और अगर लाइब्रेरी के डेवलपमेंट का बात करें तो ये भी आपका 10th में ही आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रो इंडस्ट्रियसली। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका लाइब्रेरी है ये एक ग्रोइंग संस्था है, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका फिफ्थ लॉ हो जाएगा। जो आपका लाइब्रेरी है इसमें 2 टाइप का ग्रोथ होता है, एक आपका चाइल्ड ग्रोथ होता है और एक आपका एडल्ट ग्रोथ होता है। चाइल्ड ग्रोथ वो होता है जो आपको विजिबल होता है, एडल्ट ग्रोथ वो होता है जो आपको विजिबल नहीं होता है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो मैंने आपको बताया था 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को क्या कर दिया गया था, पब्लिश कर दिया गया था। और पब्लिश करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था माला, और माला का फुल फॉर्म होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज फुलफिल द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो ये बात आपको बताना है कि जो आपका इंडेक्सिंग सर्विसेज है और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज है, ये फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करता है, मतलब फॉलो करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो क्या कहता है, वो यही तो कहता है कि आपको यूज़र को क्या करना है, टाइम बचाना है, सेव द टाइम ऑफ रीडर। और अगर आप इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग करते हैं तो यूज़र का टाइम बचेगा। तो यानी जो आपका पहला है ये क्या है, सही है। बात करते हैं सेकंड का, कह रहा है दीज सर्विसेज सर्व एज द सब्सिट्यूट टू द प्राइमरी जनरल। नहीं, जो आपका प्राइमरी जनरल है आप खुद बताइए इसका फोर्थ लॉ से क्या लेना देना होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, और फुलफिलिंग विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वी राइट क्लास नंबर ऑन कैटलॉग कार्ड बाई पेंसिल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रंगनाथन का फिफ्थ लॉ है, फिफ्थ लॉ यानी लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, उसी के अंदर अगर आप कॉल नंबर यानी कैटलॉग कार्ड पे अगर आप पेंसिल से कॉल नंबर लिखते हो तो वो आपका आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ लॉ। अगर मैं आपको और बताऊं कि फिफ्थ लॉ के अंदर क्या क्या आता है, तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं वीडिंग आउट, वीडिंग आउट का मतलब होता है लाइब्रेरी साइंस में जो पुरानी किताबें हैं उसका जब आप विदाई देते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग आउट। ठीक है, जब आप पेंसिल से कॉल नंबर लिखते हो तो ये आपका किस में आता है, ये आपका फिर से रूल नंबर 5 में आता है लाइब्रेरी साइंस के। आईसीटी जब आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो भी फिफ्थ लॉ में आता है। सीडी रोम का यूज़ करते हो तो भी आपका फिफ्थ लॉ में आता है। और अगर मैं आपसे बात करूं डिजिटाइजेशन या मैं आपसे बात करूं नेटवर्किंग का, तो ये भी आपका फिफ्थ लॉ में ही आता है। क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन द रीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी से जो बुक अब उपयोग में नहीं है उसको हटाना, ये किस लाइब्रेरी के लॉ में आता है, तो ये आपका लाइब्रेरी का लॉ नंबर 5 में आता है। आई होप आपका ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, अभी मैंने आपको ये करवाया था। फिर कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज ऑन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। आपको बताना है कि लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लॉ है जो चिल्ड्रन और एडल्ट के ग्रो के बारे में बात करता है, यानी बात करता है ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो ये बात करता है दोस्तों आपका फिफ्थ लॉ। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था। और ये लॉ के बारे में एक चीज़ याद रखना कि ये जो लॉ है दोस्तों, ये आपका 1928 में आया था। इसको अन्नामली यानी जो मीनाक्षी कॉलेज है अन्नामली में, वहाँ पे ये चीज़ बताया गया था। और 1931 में बुक के रूप में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था, फर्स्ट एडिशन। और 1957 में इसका सेकेंड एडिशन आया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज। तो जैसे कि आपको पता है बुक आर फॉर यूज जो है ये आपका पहला लॉ है। जो आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर है यही आपका कौन सा लॉ है, ये आपका फोर्थ लॉ है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहे हैं अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है। आपको बताना है कि जो अलमीरा तक आपका खुली पहुंच देने में कौन सा लॉ आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ के बारे में, अगर आपको याद हो थर्ड लॉ क्या है। तो अगर आपको थर्ड लॉ के बारे में याद हो तो मैंने बताया था थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को एक पाठक मिलना चाहिए, एवरी बुक इट्स रीडर। जिसमें मैंने बताया था कि ओपन एक्सेस होना चाहिए। ओपन एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जो आपका अलमीरा है वहाँ तक खुला पहुँच होना चाहिए। जैसे अगर हम आपको बात करें, जैसे आप चीनी लेने के लिए जाते हो किसी शॉप पे, तो वहाँ पे वो चीनी आपको तौल के देता है, राइट। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप मॉल में जाते हो तो आप डायरेक्ट चीनी का पैकेट उठा सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका ओपन एक्सेस हो गया। ठीक है, इसी में मैंने आपको बताया था कि अपूपा पैटर्न के आधार पे हम बुक को अरेंज करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल बुक है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, जिसको हम लोग अम्ब्रल से डिनोट करते थे। उसके बाद जो कम यूज़ होने वाला बुक है उसको दोनों साइड के बगल बगल, तो उसको हम लोग पिनुम्ब्रल बोलते थे। और जो एकदम लेस यूज होने वाला बुक है उसको हम लोग एलियन बोलते थे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड लॉ। ओपन एक्सेस, सेल्फ अरेंजमेंट, अपूपा पैटर्न, ये सारा का सारा जो है थर्ड लॉ के अंदर आता है।
सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। आपको पूछ रहा है कि जो आपका सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है, ये कौन सा लॉ बताता है? तो ये आपका सेकंड लॉ बताता है। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी आपसे लोकेशन के बारे में पूछे, फर्नीचर के बारे में पूछे, टाइम के बारे में पूछे, बिल्डिंग के बारे में पूछे, एयर क्वालिटी के बारे में पूछे, ये सारा का जब भी आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछे तो ये हमेशा का हमेशा और फर्स्ट लॉ को जाएगा। ये किसको जाएगा? फर्स्ट लॉ को ही जाएगा। और फर्स्ट लॉ क्या है बताइए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यानी बुक आर फॉर यूज़। ठीक है, 21 हो गया। चलिए, कह रहा है किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे? तो जब भी आपसे प्रकाशन का वर्ष पूछे तो 1931 हो जाए, और कब आया था तो ये हो जाएगा आपका 1928। कहाँ पे आया था? तो मीनाक्षी कॉलेज। जगह क्या था? अन्नामलई नगर। ठीक है, फर्स्ट एडिशन। और अगर आपसे सेकंड एडिशन का बात करें तो 1957। ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रस्तावना अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रियम्बल कौन दिए थे, तो आप लोग बताएंगे। अगर प्रियम्बल आपसे पूछे तो ये हो जाएगा PS शिवास्वामी अय्यर। PS शिवास्वामी अय्यर जो है, उन्होंने इसका क्या दिया था? आपका प्रस्तावना दिया था, प्रियम्बल दिया था। और अगर आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछे तो ये हो जाएगा WC बेरविक-सेस। ठीक है। पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। आपको बताना है कि पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट किसमें सा? तो ये आपका लाइब्रेरी का 4th लॉ में है, जिसमें आपका सेव द टाइम ऑफ रीडर है। ठीक है। कह रहा है एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली मैंने आपको बताया था कि ओपन एक्सेस आपका 3rd लॉ से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। तो आपको मैंने बताया था कि अंतहीन मतलब लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हमेशा होते ही रहेगा। तो ये आपका 5th लॉ में आता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ऑलवेज 5th लॉ में आएगा? तो आपका नेशनल लाइब्रेरी। और नेशनल लाइब्रेरी के अंदर एडल्ट ग्रोथ होता है या चाइल्ड ग्रोथ? तो आप बोलोगे चाइल्ड ग्रोथ। ठीक है। कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट द वीडिंग ऑफ अनयूज मटेरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी? मैंने अभी आपको बताया था, अनयूज वीडिंग आउट का मतलब होता है जो बुक अब यूज में नहीं है उसको निकाल देना। तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से 5th लॉ। ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान के चलो ये किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है या किसी सिटी का ये कैंपस है, तो लाइब्रेरी का लोकेशन कहाँ होना चाहिए? एकदम सेंटर में होना चाहिए, ताकि हर जगह से लोग को बराबर डिस्टेंस पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एट अ सेंट्रल प्लेस। लाइब्रेरी का लोकेशन सेंट्रल प्लेस पे। और कौन से लॉ में बताता है? फर्स्ट लॉ। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश। तो मैंने आपको बताया था जो आपका लाइब्रेरी साइंस का लॉ है ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो 1931 में। और पब्लिश करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था माला। क्या था? माला। याद रहेगा आपको। कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट टू ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ग्रोथ सब जैसे ही देखो तो ये हो जाएगा आपका 5th, क्योंकि मैंने आपको बताया है 5th लॉ क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। 3rd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाइड बाई। जो आपका 3rd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये किसको सेटिस्फाइड करता है? आपको ये चीज़ बताना है। देखिए कह रहा है ओपन एक्सेस सिस्टम, तो पहला ही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका 3rd लॉ है ये बात करता है ओपन एक्सेस सिस्टम के बारे में। 3rd लॉ क्या कहता है? एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक का एक पाठक होना चाहिए, जिसमें ओपन एक्सेस की बात किया जाता है, जिसमें सेल्फ अरेंजमेंट के बारे में बात होता है, जिसमें अपूपा पैटर्न के बारे में बात होता है। जो अपूपा पैटर्न मैंने आपको ऐसे करके बताया था, क्लास नोट्स में भी बताया था। जो बुक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम लोग अम्ब्रल बोलते हैं, जो बुक कम यूज़ होता है उसको हम लोग पिनम्ब्रल, और जो एकदम यूज़ नहीं होता है उसको हम लोग एलियन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी नहीं होगा, लाइब्रेरी क्या है? एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये हो गया। कह रहे हैं इन विच लाइब्रेरी साइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड एडल्ट ग्रोथ हैज़ बीन डिस्कस। तो ये हो जाएगा आपका 5th लॉ। 5th लॉ में ही आपका चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ के बारे में बताया गया है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का 2 टाइप है, चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ। चाइल्ड ग्रोथ वह होता है जो आप देख सकते हो, एडल्ट ग्रोथ वह होता है जिसको आप नहीं देख सकते हो। जैसे लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर आ रहा है, स्टाफ आ रहा है, ठीक है, किताबों की संख्या डबल हो रहा है, तो ये आपका चाइल्ड ग्रोथ हो गया। लेकिन आप लाइब्रेरी में अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिला रहे हो, लाइब्रेरी में जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर रहे हो, तो ये सारा आपका एडल्ट ग्रोथ के अंदर आ जाएगा।
Which law of library science as enunciated by Dr. Ranganathan covered the world, children, blind and the crippled artisan, non-literate farmer, factory worker and many more under the ambition of public library service? आपको बताना है डॉक्टर रंगनाथन सर का वो कौन सा नियम था जो इस बारे में बात करता था कि चाहे कोई अंधा हो, चाहे कोई फार्मर ऐसा हो जो अनपढ़ हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दिहाड़ी मजदूर हो, उसको किताब मिलना चाहिए। ये किसने बोला था? तो ये बात सेकंड लॉ में बोला गया था, अगर आपको याद हो, जिसमें ये बात बोला गया है एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक जो सार्वजनिक पुस्तकालय में आ रहा है उसको किताब मिलना ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड लॉ, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम क्या है? आपको बताना है कि जो आपका सेकंड लॉ है उसका उप परिमाण क्या है। तो दोस्तों सेकंड लॉ का उप परिमाण यही है कि जो भी पाठक आ रहा है उसको किताब मिलना चाहिए। इसका मतलब लाइब्रेरी में जो भी लोग आ रहे हैं, अगर 100 लोग आ रहे हैं 100 लोग को किताब मिलना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी के लिए पुस्तकें, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है? अगर आपसे यहाँ पे मुक्त का बात करता है, ओपन का बात करता है, तो ये आपको थर्ड लॉ को जाता है, क्योंकि थर्ड लॉ ही ये इस बात का गवाही करता है कि ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। और जो आपका थर्ड लॉ है दोस्तों, ये थर्ड लॉ क्या है? तो ये थर्ड लॉ यही है, एवरी बुक इट्स रीडर, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है, ठीक है। इसके प्रकाशक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैंने आपको आई होप बताया है, और अगर आपको याद हो तो जो आपका माला है मद्रास पुस्तकालय संगठन, इन्होंने ही 5 नियम पुस्तकालय का क्या किया था? प्रकाशन किया था। कब किया था? 1931 में किया था, ठीक है। क्रोलरी फॉर सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, आपसे पूछ रहा है कि क्रोलरी फॉर सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज। तो आपको पता है कि जो आपका क्रोलरी है सेकेंड लॉ का वो यही है, 7 जो आपका समरी है वो यही है, एवरी रीडर इट्स बुक का, कि प्रत्येक पाठक को किताब मिलना चाहिए, यानी सभी लोगों को बुक मिलना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुक फॉर ऑल्स। चलिए अब मैच द कॉलम आ गया, अब मैच द कॉलम को पढ़ते हैं। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, मैच करना है। तो आपको बताना है कि ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट सेल्फ अरेंजमेंट, ओपन एक्सेस सेल्फ, लाइब्रेरी लोकेशन एंड आवर। मान लेते हैं कि हमको कुछ नहीं पता है, तो हमको 1-2 तो पता होगा। आप बोलोगे यस सर। जैसे ओपन एक्सेस सिस्टम, मैंने आपको बार बार चीख के बताया कि ओपन एक्सेस सिस्टम आपका थर्ड होगा। लाइब्रेरी के लोकेशन के बारे में मैंने आपको चीख के बताया कि आपका फर्स्ट लॉ होगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नो सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हो। अब हमारे पास सेकंड लॉ, फोर्थ लॉ हो गया। बताइए फोर्थ लॉ क्या बोलता है? वो फोर्थ लॉ यही बोलोगे ना कि सर फोर्थ लॉ जो होता है वो टाइम बचाता है, सेव द टाइम ऑफ रीडर। तो अगर सेल्फ अरेंज रहेगा तभी तो टाइम बचेगा। तो ये आपका फोर्थ लॉ हो गया। और आपका ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट सेल्फ, ये किसका हो जाएगा? सेकेंड लॉ का हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यहाँ पे देखो कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रीस्टेटेड with emphasis on information as a dynamic continue and never ending phenomena। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा लॉ? तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ लॉ। कौन सा? फिफ्थ लॉ, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आपसे कह रहा है। देखो मैच द फॉलोइंग में आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किससे मिलेगा, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किससे मिलेगा, ठीक है, थर्ड लॉ किससे मिलेगा, फोर्थ लॉ किससे मिलेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ जो लाइब्रेरी साइंस है दोस्तों, ये तो यही था ना जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। प्रथम जो पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र था वो यही तो था कि जो आपका संसाधन है, ये जो आपका क्या है, वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, संसाधनों के लिए वेब का अधिगम, यही है आपका, ठीक है। जो आपका सेकंड लॉ है, जो आपका सेकंड लॉ है वो क्या है, तो सेकंड लॉ जो है दोस्तों ये यही तो है आपका ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। जो आपका थर्ड लॉ है वो क्या है आपका बताइए, तो जो आपका थर्ड लॉ है वो है आपका सर्च इंजन एवं विषम। क्या हो जाएगा आपका? सर्च इंजन एवं विषम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो होगा ये हो जाएगा आपका संसाधनों के लिए वेब रिसोर्सेज, यानी फर्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो किसको हो जाएगा, तो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो हो जाएगा ये आपका ओपन एक्सेस इनिशिएटिव को हो जाएगा। जो थर्ड लॉ है
आपका वेब का, वो किसको चला जाएगा, ये वेब वाला लॉ चल रहा है। तो जो अगर आपका थर्ड लॉ का हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका सर्च इंजन, ये कौन सा हो जाएगा आपका सर्च इंजन, ठीक है। और अगर हम आपका फोर्थ लॉ के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका रियल टाइम एक्सेस यानी फोर्थ लॉ, ठीक है। ये आपका लाइब्रेरी साइंस का नहीं, ये आपका जो लॉ है, जो आपका मैंने एक बताया था ना उनके बारे में, किनके बारे में, मैं आपको नाम फिर से बता देता हूँ, अबीजा नॉर्जी के बारे में, उनका ये लॉ था, ठीक है। कह रहा है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन इज ए बेसिक इनपुट टू ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको कहना है कि वह कौन सा लॉ है जो इस बात का वकालत करता है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेट दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिक इनपुट टू ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है। ह्यूमन के ग्रोथ के लिए जो आपका लाइब्रेरी साइंस से इंफॉर्मेशन है वो एक बेसिक इनपुट है। तो ये आपका थर्ड लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका थर्ड लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इन लाइब्रेरी साइंस बुक आर यूज हैज़ ब्रॉट फोर्थ फॉर रीचेंजिंग इन प्रेजेंट डिजिटल इन्वायरमेंट, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जो असर्शन आपको ये दिया हुआ है कि एक्सेप्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक आर फॉर यूज हैज़ ब्रॉट फोर्थ फॉर रीचिंग चेंज इन द प्रेजेंट डिजिटल इन्वायरमेंट, सही बात है। ये जो आपका एक्सेप्टेंस यानी बुक आर फॉर यूज़ का ही एक्सेप्टेंस की वजह से आज हम लोग डिजिटल इन्वायरमेंट तक पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी के रूप में। ऑनलाइन एक्सेस, ओपन एक्सेस, वर्चुअल रेफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही बात है। हमने ये चीज़ चाहा कि जो हमारा लाइब्रेरी का सेवा है वो दूर दूर तक पहुँचे, सारे लोगों तक पहुँचे। आज उसी का साक्ष्य है कि आज आपका ऑनलाइन एक्सेस हो गया है हर सारे कंटेंट का। तो ये आपका फर्स्ट लॉ का ही परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है। फिर बात करता है लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, कौन सा लॉ बात करता है, तो मैंने आपको बताया था जो आपका लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी है ये आपका फर्स्ट लॉ बात करता है। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट ये आपका सेकंड लॉ बात करता है, ठीक है। जो आपका लाइब्रेरी के अंदर जो स्टाफ होगा, जो आपका स्ट्रेंथ होगा लाइब्रेरी के अंदर, वो कौन सा लॉ बात करता है बताइए। तो जो लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ होगा वो आपका फिफ्थ लॉ बात करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। जो आप पब्लिसिटी का बात करें तो जो आपका पब्लिसिटी हो जाएगा ये किसको जाएगा, तो ये आपका थर्ड लॉ को जाएगा, ठीक है। देखिए फिर आपसे आ गया बुक और फॉर यूज, ये किसका ऑप्शन होगा, आपको इसको फिर से आपको ये मैच करना है। तो ये देखो ये आपका यूजीसी का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, यूजीसी का। तो बुक और फॉर यूज ये इसमें किस में जाएगा बताइए। तो बुक और फॉर यूज जो होगा ये आपका लिविंग प्रोसेस इसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एवरी रीडर हिज हर बुक, ये किस में जाएगा बताइए। तो एवरी रीडर हिज हर बुक जो है ये आपका सूचना एवं ज्ञान यानी G2C इनिशिएटिव में चला जाएगा। एवरी बुक इट्स रीडर ये किस में जाएगा बताइए। तो ये आपका जाएगा एवरी बुक इट्स रीडर में, ये रेफरेंस टेक्स्ट में जाएगा। और लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ये आपका एडॉप्टिंग टू फ्यूचर नीड्स में चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके, मैं 49 भी करवा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी के हैं जो कि हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, राइट। तो इस वजह से मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, बाकी अगर आप बोलो तो मैं करवा देता हूँ। जैसे देखो जो आपका बेसिक रिसर्च है यानी जो आप मूल शोध बोलते हो ये किस में जाएगा, तो ये आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। जो आपका अप्लाइड रिसर्च है ये किस में जाएगा, तो जो आपका अप्लाइड रिसर्च होगा ये आपका यूज ऑफ मेजरमेंट टेक्निक इन लाइब्रेरी साइंस में चला जाएगा, ठीक है। जो आपका कार्य शोध यानी एक्शन रिसर्च जो होता है ये आपका JNU में चला जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ गैप इन पीरियोडिकल कलेक्शन इन JNU लाइब्रेरी। जो आपका सर्वे रिसर्च होता है दोस्तों ये किस में चला जाएगा, तो ये आपका दिल्ली के जो पब्लिक स्कूल में पुस्तकालय का उपयोग होता है ना उसमें चला जाता है, ठीक है। किस में, सर्वे रिसर्च, ठीक है, किस में चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका यूज ऑफ लाइब्रेरी पब्लिक स्कूल इन दिल्ली, ठीक है। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन इट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट arises between the canon and or principle it is resolved by an appeal to। तो यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी के थ्रू हमने इसको क्या कर लिया था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है उसके तहत हमने क्या कर लिया था, 5 लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसे सही कर लिया था। तो अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन इफ एनी कॉम्प्लिकेट arises between the canon and principle, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो 5 लॉ है, 5 लॉ कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आपको बताया गया था बुक आर फॉर यूज, ठीक है, आपका एवरी रीडर हिज बुक, ठीक है, ये सब बताया गया ना। एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म,
तो इसके तहत हम इसको सुलझा लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करवा दिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यूजीसी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।